तो उन्होंने नहीं लिया वो एम्स और उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल तैयारी की, 6 महीने उन्होंने तैयारी की विदाउट कोचिंग। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि बिना कोचिंग कैसे तैयारी करें और कैसे टॉप रैंकर्स बने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि अब हर 2 से 3 दिन में मैं या प्रेरित सर या फिर मेरे कलीग राहुल पुरोहित जी सर या फिर हमारी टीम में कोई ना कोई मेंबर आपसे मुखातिब होता रहेगा, आपसे मिलता रहेगा, आपसे रूबरू होता रहेगा और आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए हम जेपी नर्सिंग गाइडर आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे ये वादा चाहूंगा कि आप हमारे चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर से जुड़े या नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब जगह जेपी नर्सिंग गाइडर अवेलेबल है। आपकी प्रोफेशनल क्वेरी, पर्सनल क्वेरी, जो भी क्वेरी हो, अपने एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आपके आंसर्स देने के लिए या तो मैं या राहुल पुरोहित जी सर या प्रेरित सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको राहुल पुरोहित सर से मैं आपको मुखातिब कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा कि किस तरह से उन्होंने नॉर्थ 2022 में 75 रैंक अचीव की। आरएमएल के अंदर वो भी वर्किंग है, उन्होंने आरएमएल ज्वाइन किया था और आरएमएल के अंदर वर्किंग है। तो किस तरह से उन्होंने 2 साल का पीरियड, जब 2020 में वो पास आउट हो चुके थे और 2 साल का उन्होंने किस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया। जब उन्होंने कोचिंग की थी उस टाइम कोचिंग्स बंद हो चुकी थी, कोविड आ गया था जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है। उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग एज ए टीचिंग फैकल्टी भी वो काम कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तैयारी रखी। 2021 में भी वो कहीं ना कहीं असफल हुए। उन्होंने नॉर्थ 21 क्वालिफाई किया, लेकिन जो रैंक वो अचीव करना चाहते थे उस रैंक से कोसों दूर थे। तो उन्होंने नहीं लिया वो एम्स और उसके बाद फिर उन्होंने 1 साल तैयारी की, 6 महीने उन्होंने तैयारी की विदाउट कोचिंग। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं इस वीडियो में कि बिना कोचिंग कैसे तैयारी करें और कैसे टॉप रैंकर्स बने। तो सबसे पहले मैं आपको राहुल पुरोहित जी से मुखातिब कराना चाहूंगा। हमारे सामने है राहुल पुरोहित जी। राहुल पुरोहित जी आप एक बार आइए। तो ये है राहुल पुरोहित जी जिन्होंने 75 रैंक अचीव की नॉर्थ 2022 में और इनके लिए जेपी नर्सिंग गाइडर एज ए वरदान साबित हुआ था। मुझसे इन्होंने कांटेक्ट करते रहे, जैसा कि और भी स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है, सर आप हमें बताते रहिएगा, बने रहिएगा सर हमारे साथ। इसी वजह से मैं आपको एक टॉप रैंकर्स के साथ आपको मुखातिब करने आया हूं, राहुल पुरोहित जी के साथ। अब मैं इनसे भी कुछ सवाल करूंगा कि पुरोहित सर आपने किस तरह से नॉर्थ 2022 के लिए प्रिपेयर किया। आपके पास कोई कोचिंग नहीं थी, आपके पास बहुत अच्छा खासा मटेरियल भी नहीं था। उसके बाद आप एज ए टीचिंग फैकल्टी आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे थे और उसके बाद भी आपने अपनी तैयारी को किस तरह से जारी रखा। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जेपी नर्सिंग गाइडर की फैमिली को बताइए। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करा। उसके लिए सबसे मेजर जो मैंने फोकस करा वो मैंने करा थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यू पोर्शन पे। क्योंकि सब जने बोलते हैं कि थ्योरी करो, थ्योरी के अंदर नई नई चीज़ें मिलेगी, बट जब तक आप अपने एमसीक्यूज को क्लियर नहीं करोगे तो एमसीक्यू को क्लियर करना मुझे बहुत जरूरी लगा। 21 का नॉर्थ से तो मैं क्वालिफाई कर पाया, उसके अंदर मुझे मेरा एम्स नहीं मिल पाया। उसके अंदर मेन निर्णय ये था कि मैंने उस समय एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो सर मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू पे फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि पुरोहित सर ने बताया कि एमसीक्यू पे फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और मैं हमेशा आपको यही चीज कहता हूं। नॉर्थ 21 में ये अच्छी रैंक अचीव ना कर पाए, इसका सबसे मेन रीजन यही रहा था कि ये इन्हें लगता था कि थ्योरी में अच्छी करूंगा तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा, थ्योरी में अच्छी करूंगा तो एग्जाम निकाल लूंगा। और मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, थ्योरी आपको पढ़नी है, लेकिन आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे आप पीड्स पढ़ रहे हो, चाहे साइकेट्रिक पढ़ रहे हो, साइकेट्रिक आपने उठा ली, साइकेट्रिक में आप पढ़ रहे हो डेलीरियम, डिमेंशिया, ओसीडी, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये नहीं कि आप पूरी थ्योरी एक साथ पढ़ो। आप जैसे फ्रेशर हो तो आप एक थ्योरी पढ़ो। डेलीरियम आपने पढ़ लिया, डेलीरियम के आपके देखो पीआर में क्वेश्चंस हैं, टारगेट टाइम में क्वेश्चंस है, वो क्लियर करो ना हैंड टू हैंड। और जैसा कि मैंने फंडामेंटल का आपको बताया, फंडामेंटल का पूरा रूटीन बताया मैंने आपको, फंडामेंटल कैसे क्लियर करें। बाकी मैं जो पुरोहित सर की बहुत अच्छी है फंडामेंटल, वो भी आपको बताएंगे फंडामेंटल को कैसे क्लियर करना चाहिए, कैसे आप उस पर कमांड कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पुरोहित सर को फंडामेंटल के एक इवन मुझे भी डाटा ऊपर नीचे हो जाएंगे एक दो, लेकिन इन्हें डाटा इतने सटीक याद रहते हैं। तो आप इनसे पूछिए, जानिए कि ये कैसे फंडामेंटल के
डेटाज को, चाहे वो ट्रैकेस्टोमी के डायमीटर्स हो, चाहे वो सक्शन कैथेटर के डायमीटर्स हो, हम कंफ्यूज होते हैं। चाहे वो टीपीआर हो, टीपीआर बच्चों का अलग, पीड्स का अलग होता है, इन्फेंट्स का अलग होता है और अपने अडल्ट्स का अलग होता है। तो आप किस तरह से सीक्वेंस सेट करते हो, पोजीशंस कैसे याद करते हो, तो पुरोहित सर आपको बताएंगे कि इनको किस तरह से और अच्छे से याद किया जा सकता है। देखिए, जैसे जय सर ने बताया फंडामेंटल के बारे में, तो जो हमारे नॉर्थ साइड के अंदर जो मेजर पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट कवर करती है, उसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट होती है फंडामेंटल। और फंडामेंटल के अंदर सभी अगर बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर मुझे इसके डेटाज याद नहीं होते हैं, मुझे ईटी की साइज याद नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं, जैसे ईटी की साइज हो गया, टीटी की साइज हो गया, सेक्शन कैथेटर की साइज हो गया, जो हर बार एम्स नॉर्थ साइड पूछता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा होते हैं जो हमें कंटेस्ट कर लेने चाहिए। इनको याद करने का एक तरीका ये होता है कि अपन इनको थ्योरी के अंदर पढ़ लिया, पर जब अपन ये क्वेश्चन करेंगे तो बार बार जब वो रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं, अगर बार बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मेल के अंदर फॉलिस कैथेटर की साइज क्या होती है, सबको पता 60 to 85 होती है, अपन एक बार पढ़ लिया। लेकिन अगर अपन 10 बार इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो अपन को चीज कंटेस्ट हो जाएगी कि हाँ मेल के अंदर कैथेटर की साइज होती है। इसी तरह सारे डेटा कैथेटर के लिए नहीं, ये चीज अपने ईटी के लिए, टीटी के लिए, सेक्शन कैथेटर के लिए, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा को याद करना केवल थ्योरी से नहीं, एमसीक्यू से ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू थ्योरी पोर्शन। कितनी अच्छी बात बताई पुरोहित सर ने कि आप क्वेश्चंस जितने करोगे आपको डेटा उतने ही अच्छे से याद होंगे। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पीआर, आप पुरानी मेरी वीडियोस देखोगे, पीआर यादव टारगेट टाइम में क्या डिफरेंसेस है। आपको मैंने बताया था कि पीआर यादव जो है उसमें सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन को 5 तरीके से बताया जाता है कि ये क्वेश्चन किस किस तरह से किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप वहां से क्वेश्चंस की वैरायटीज आप अप्रोच कर सकते हो कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है, क्वेश्चन को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, और साथ साथ अपने डेटा याद कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल में डेटा बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आप जैसा कि नॉर्थ साइड 2022 मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन राहुल पुरोहित सर ने एग्जाम दिया था, तो आप उनसे पूछिए, आप अब ये बताएंगे कि इन्होंने 75 रैंक जो अचीव की 2022 में किस पोर्शन पे मेजर फोकस रहा था और क्या जेपी नर्सिंग गाइडर में बताया था वो आया था या नहीं आया था, जिस तरह से क्राइटेरिया सेट करवाया था। देखिए, मैं सर को भी बताना चाहूंगा कि जो मेजर सब्जेक्ट रहेगी उसके अंदर, वो मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर अपने जैसे लास्ट में बात करी फंडामेंटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। अराउंड 20 to 30% पोर्शन ऑफ नॉर्थ साइड कवर्ड बाय फंडामेंटल ओनली। उसके अलावा एमएसएन है, एमएसएन के अंदर अपन देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कार्डियो सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन। ये 4 वो मेजर पोर्शन होते हैं तो कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर अपन थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो वो होता है हमारा पीडियाट्रिक्स का पोर्शन। उसके अलावा अपना नेक्स्ट होता है साइकेट्री का पोर्शन। और ये कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं जो हमको नॉर्थ से एक अच्छा खासा मोटा वेटेज देकर आता है अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो ये हमें सब्जेक्ट कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब के अंदर जब ये देखें क्वेश्चंस और साथ में थ्योरी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जब तक अपन नहीं करते तब तक इनके अपन को वहां पे नॉर्थ सेट के एमसीक्यू अपन से सॉल्व नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि बिना कोचिंग के कैसे तैयारी करें। बिना कोचिंग के लिए बाकी मैं आपको एक समराइज कर देता हूं। बिना कोचिंग अगर आपके पास नहीं, आप नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो आप अपना एक शेड्यूल फिक्स करें कि मुझे डेली 5 to 6 आवर्स स्टडी के लिए देना ही देना है। आप कोई भी थ्योरी जहां से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे एनक्लेस की थ्योरीज आप पढ़ रहे हो, तो एक थ्योरी को ही पकड़ के रखें। ये नहीं कि आप टारगेट हाई में जो पॉइंट्स है उनको भी पढ़ रहे हो, एनक्लेस की थ्योरी पढ़ रहे हो, अरे यार मौसवी भी पढ़ लेते हैं, अरे यार लिपिन कोच का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अरे यार चलो पीआर में भी थ्योरी दे रखी, वो नहीं। या फिर किसी भी कोचिंग आप कुछ भी एक पकड़ ले, वहां से आप थ्योरी पढ़ें और उसके साथ साथ पीआर टारगेट के क्वेश्चन निकालते रहें। और जब आपके पीआर टारगेट के क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप एनक्लेस की तरफ बढ़े। एनक्लेस में फंडामेंटल की थ्योरी जरूर पढ़ें। मैं हमेशा बोलता हूं फंडामेंटल की थ्योरी हमेशा पढ़नी है एनक्लेस की। और जब एनक्लेस पढ़ने बैठे तो उसके पीछे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे आपको निकालते चलें। बाकी जब आप ये सारा कर लोगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फिर आगे आपको क्या करना है। तो अभी आप ये पैटर्न फॉलो करके रखें। और मैं राहुल पुरोहित सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये हमारे चैनल पे आए, आपको गाइड करने आए, आपको बताने आए कि किस तरह से और पढ़ा जा सकता है, किस तरह से और अच्छी तैयारी हो सकती है। और फिर मैं प्रॉमिस कर रहा हूं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा, नेक्स्ट टाइम भी मैं किसी ऐसे ही सर को लेके आऊंगा आपके सामने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, या फिर मैं खुद आऊंगा जो आपको बताऊंगा कि आगे किन किन चीजों पे आप अच्छा कर सकते हो और किस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और जेपी नर्सिंग गाइडर से जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड जय गुप्ता आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।